युवराज कहता है, सुहानी ने बताया था कि उसके डैड उसे ये मेडिसिन दे रहे थे। डॉक्टर जोशी अपने सवाल पर जोर देकर कहते हैं, क्या वो सुहानी के रियल डैड हैं? डॉक्टर जोशी के इस सवाल से युवराज चौंक जाता है। वो कंफ्यूज होकर कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? डॉक्टर जोशी जवाब देते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी फादर अपने बच्चे के साथ जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकता जो सुहानी के साथ किया गया है। डॉक्टर की बात सुनकर अब युवराज थोड़ा घबरा जाता है और उनसे कहता है, डॉक्टर साफ साफ बताइए कि क्या बात है। युवराज अब सवालिया नजरों से डॉक्टर को देखने लगता है। आखिर डॉक्टर के कहने का क्या मतलब था? क्या है सुहानी के बचपन का राज? डॉक्टर जोशी युवराज को समझाते हुए कहते हैं, मिस्टर दीवान, मैंने आज सुहानी का चेकअप किया। मुझे उसके सर में ऐसी कोई सीरियस इंजरी नहीं दिखी जिसकी वजह से उसकी मेमोरी इतने टाइम के लिए चली जाए। मेरा शक बिल्कुल सही था। सुहानी की मेमोरी इसलिए वापस नहीं आई क्योंकि उसे पिछले 11 सालों से वो मेडिसिन खिलाई जा रही थी। कुछ देर सोचने के बाद डॉक्टर आगे कहते हैं, जो कोई भी सुहानी को ये मेडिसिन दे रहा था वो ये अच्छे से जानता था कि इस मेडिसिन से वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो सकती है। फिर भी उसने सुहानी को 11 सालों से ये दवाई खिलाई है। एक फादर कभी भी अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो तो सुहानी की किस्मत अच्छी है कि वो अब तक पागल नहीं हुई है। डॉक्टर जोशी की बात सुनकर गुस्से से युवराज का खून खौल जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी के पापा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ऐसा करने के पीछे आखिर उनका मकसद क्या होगा? युवराज डॉक्टर से कहता है, आपको क्या लगता है सुहानी की मेमोरी कब तक वापस आ सकती है? डॉक्टर जोशी जवाब देते हैं, मैंने पहले ही कहा है कि इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन शायद 2 से 3 महीने में। डॉक्टर जोशी की बात पूरी होने के बाद युवराज अपनी चेयर से उठ जाता है। युवराज के उठते ही डॉक्टर जोशी भी खड़े हो जाते हैं। युवराज डॉक्टर जोशी को थैंक्स बोलकर हॉस्पिटल से निकल जाता है। युवराज और सुहानी कार से कॉलेज की तरफ जा रहे थे। इस वक्त दोनों बिल्कुल खामोश थे। सुहानी अपनी मेमोरी वापस आने की उम्मीद में मुस्कुरा रही थी, तो वहीं युवराज सुहानी के डैड की इस हरकत की वजह जानने की कोशिश कर रहा था। तभी सुहानी का मोबाइल बजता है। सुहानी अपने बैग से अपना मोबाइल बाहर निकाल कर देखती है और खुद से कहती है, अरे पापा का कॉल इस वक्त। ये सुनते ही युवराज अपना ध्यान उस कॉल को सुनने में लगा देता है। सुहानी अपने डैड से बात करने लगती है। सुहानी कहती है, हाँ पापा, मैंने कल रात भी दवा खाई थी। आप रोज रोज एक ही सवाल क्यों करते हो? युवराज को सुहानी और उसके पापा की बात सुनकर उसके पापा पर और भी शक होने लगता है। सुहानी के फोन कट करते ही युवराज उससे कहता है, तुम्हारे डैड का कॉल था? सुहानी खुश होकर कहती है, हाँ। युवराज आगे कहता है, क्या कह रहे थे? सुहानी उसी खुशी के साथ कहती है, पूछ रहे थे कि कल रात मैंने दवाई खाई थी या नहीं। वो मुझे हर रात कॉल करके मेडिसिन लेने के लिए याद दिलाते हैं, लेकिन कल रात वो कॉल नहीं कर पाए थे ना, इसलिए उन्होंने यही पूछने के लिए कॉल किया। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। युवराज सामने देखते हुए धीमी आवाज में कहता है, हाँ वो तो मैंने देख ही लिया है। सुहानी युवराज की बात ठीक से सुन नहीं पाती और कहती है, क्या कहा आपने? युवराज बात को बदलते हुए कहता है, तो क्या तुमने अपने पापा को बता दिया कि तुमने मेडिसिन चेंज कर लिया है? सुहानी कहती है, नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया है। युवराज सुहानी को देखते हुए पूछता है, क्यों? सुहानी एक्साइटेड होकर कहती है, जब मेरी मेमोरी वापस आ जाएगी तो मैं उनको सरप्राइज दूंगी। वो फुसफुसाते हुए कहता है, सरप्राइज नहीं, शॉक मिलेगा उनको। दोपहर के 12 बजे थे। इस वक्त भी पुराना रोड बिल्कुल सुनसान था। पिछले कुछ दिनों से वहां होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा था। एक आम इंसान रात को तो दूर, दिन में भी पुराने रोड के आसपास नहीं भटकता था। पुराने रोड से कुछ ही दूर पर जंगल के अंदर विशिंग वेल था। विशिंग वेल के पास ही वहां होने वाले मर्डर्स के विक्टिम्स की डेड बॉडी मिलती थी। उसके चारों तरफ एक बैरियर लगा था
जिसे पुलिस वालों ने लगाया था ताकि कोई भी उस तरफ ना जाए। तभी एक ब्लैक बुलेट बाइक चलते हुए पुराने रोड पर आती है। पुराने रोड से वो बाइक जंगल के अंदर जाने लगती है। जंगल के पथरीले रास्ते पर भी वो बाइक उतनी ही तेजी से चल रही थी जैसे रोड पर। वो बाइक तेजी से चलती हुई विशिंग वेल के पास आकर रुकती है। बाइक की तेज आवाज जंगल में गूंज रही थी। बाइक पर और कोई नहीं बल्कि समायरा बैठी थी। बाइक को स्टैंड पर लगाकर समायरा विशिंग वेल की तरफ बढ़ती है। वो पुलिस के लगाए बैरियर को क्रॉस करते हुए विशिंग वेल के पास आ जाती है। दिन में सूरज की रोशनी में भी विशिंग वेल बहुत भयानक दिखाई दे रहा था। उस कुएं की रेलिंग बड़े बड़े पत्थरों से बनी थी जो कि 200 साल पुरानी थी। समायरा बिना किसी एक्सप्रेशन के उस विशिंग वेल को ध्यान से देख रही थी। समायरा अपना हाथ कुएं की रेलिंग की तरफ बढ़ाती है और उस पर अपना हाथ रख देती है। विशिंग वेल पर अपना हाथ रखते ही समायरा के चेहरे पर हल्की घबराहट आ जाती है। इसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब समायरा के चेहरे पर शिकन थी। ऐसा लग रहा था जैसे समायरा बंद आंखों से कुछ देख रही है और साथ ही कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो कुछ देर तक विशिंग वेल पर अपना हाथ रखकर आंखें बंद किए हुए खड़ी रहती है। फिर अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं और वो अपना हाथ उस विशिंग वेल से हटाते हुए कहती है, मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है। समायरा विशिंग वेल के चारों तरफ घूमते हुए उसे बड़े गौर से देखने लगती है, जैसे वो उस रेलिंग पर कुछ ढूंढ रही हो। कुछ ही देर में उसकी नजर एक जगह पर जाकर रुक जाती है। उसे रेलिंग के एक कोने पर अजीब सा निशान दिखता है। उस निशान को देखते ही समायरा की आंखों में चमक आ जाती है। समायरा उस निशान को पास से देखने के लिए नीचे झुक जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आखिर ये मिल ही गया, अब मैं अपना काम आगे बढ़ा सकती हूँ। ये कहकर समायरा अपना हाथ उस निशान पर रख देती है। उस निशान को छूते ही समायरा को एक जोर का झटका लगता है। वो झटका इतना तेज था कि समायरा कई फीट पीछे जाकर जमीन पर गिर जाती है। एक पल के लिए समायरा की चीख वहां गूंज जाती है। वो अब अपने पीठ के बल पर जमीन पर पड़ी हुई थी। उसे काफी चोट लगी थी और दर्द की वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। समायरा अपनी पूरी ताकत लगाकर वहीं बैठ जाती है। समायरा की पीठ विशिंग वेल की तरफ थी। दोपहर के 12 बजे थे। तभी अचानक ही वहां का मौसम बदलने लगता है और आसमान में काले बादल छाने लगते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था जैसे शाम हो गई है। आसपास घना जंगल था जो रोशनी को विशिंग वेल तक पूरी तरह से आने नहीं दे रहा था। वहां ऐसा लग रहा था जैसे दिन ढलने वाला हो। चारों तरफ बिल्कुल खामोशी थी। इन्हीं सब के बीच समायरा घायल होकर जमीन पर बैठी थी। इस सन्नाटे के बीच समायरा को एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, समायरा। ये आवाज पीछे से आ रही थी। वो आवाज सुनते ही समायरा की सांसें थम जाती हैं और उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। धीरे धीरे समायरा के पीछे उस विशिंग वेल से वही साया बाहर निकलता है। समायरा पीछे मुड़कर तो नहीं देखती, लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि उसके पीछे कौन है। समायरा जमीन को देखते हुए कहती है, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। वो साया हवा में उड़ते हुए धीरे धीरे समायरा के ठीक पीछे आता है और फिर अचानक से उसके सामने आ जाता है। समायरा की नजरें झुकी हुई थीं। उसे एहसास हो गया था कि अब वो साया उसके ठीक सामने है। समायरा अपनी तेज सांसों को संभालते हुए धीरे धीरे अपना सर उठाती है और उसकी नजर अपने सामने उस साए पर जाती है। उस साए को देखते ही समायरा की रूह कांप जाती है। अब उसकी आंखों के सामने कुछ विजुअल्स आने लगते हैं और समायरा कुछ पल के लिए बीते हुए वक्त में चली जाती है। वो देखती है कि 15 साल की एक लड़की विशिंग वेल के पास रोते हुए बैठी थी। उसकी आंखों में दुख से ज्यादा डर था। वो चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। अंधेरी रात में वहां किसी औरत की दर्दनाक चीख गूंज रही थी। उस लड़की के ठीक सामने वो साया था।
उस साए ने एक औरत की गर्दन पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा दिया था। साए के नाखून उस औरत की गर्दन में धंसते जा रहे थे और उसकी गर्दन से खून बहते हुए जमीन पर गिर रहा था। वो लड़की ये सब देखते हुए चीख रही थी। वो 15 साल की लड़की और कोई नहीं, समायरा थी। तभी उस साए से एक भयानक आवाज आती है, इतने सालों बाद। उस साए की आवाज सुनकर समायरा प्रेजेंट में आ जाती है। वो अपनी आंखें बंद करके खुद से कहती है, नहीं समायरा, तू डर नहीं सकती, तेरा डर ही इसकी ताकत है। ये सोचकर समायरा अपनी आंखें खोलती है और गुस्से से उस साए को देखती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा डर कहीं चला गया है। समायरा उठकर अपने कपड़े से धूल झाड़ते हुए कहती है, हाँ, इतने सालों बाद मैंने सोचा कि तुम्हारी ये गंदी भयानक शक्ल एक और बार देख लूं। वो क्या है ना, तुम्हारा वक्त खत्म जो होने वाला है। वो साया गुस्से में और भी भयानक आवाज में कहता है, क्यों आई हो यहाँ? समायरा अपने डर के ऊपर मुस्कुराहट लिए हुए कहती है, तू तो मुझे ही देखकर डर गई। भूल गई क्या? वो दिन अब पास आता जा रहा है। सिर्फ 6 महीने ही बाकी हैं। अब तो और भी लोग यहाँ आएंगे। समायरा की बात सुनकर वो साया तेज आवाज में कहता है, तुम क्यों आई हो यहाँ? समायरा गुस्से में उस साए को घूरते हुए कहती है, तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीनने आई हूं, युवराज। ये सुनते ही वो साया गुस्से से गुर्राने लगता है और अपने एक हाथ से समायरा की गर्दन पकड़कर उसे जमीन से कुछ फीट ऊपर उठा देता है। एक पल के लिए समायरा की सांसें रुक जाती हैं। साए की पकड़ में उसका दम घुट रहा था और वो छटपटा रही थी। वो साया समायरा से कहता है, युवराज सिर्फ मेरा है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तू भूल गई क्या? 11 साल पहले तेरी माँ ने भी यही कोशिश की थी और मैंने उसका क्या हाल किया था? उस साए की बात सुनकर समायरा की आंखें नम हो जाती हैं। उसे फिर से वही विजुअल्स दिखने लगते हैं जो उसे कुछ पल पहले दिख रहे थे। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है, मुझे सब याद है और वही हिसाब बराबर करने में वापस आई हूँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही समायरा हवा में लटकते हुए ही अपने पॉकेट से बबूती निकालती है और मंत्र पढ़ने लगती है। समायरा को मंत्र पढ़ते देख उस साए से आवाज आती है, ये बबूती तुझे मुझसे नहीं बचा सकती। अब इसका मुझ पर कोई असर नहीं होता। उस साए ने काफी देर तक समायरा का गला पकड़ा हुआ था। अब समायरा को सांस भी नहीं आ रही थी। वो अपनी सांसें संभालते हुए कहती है, मुझे पता है इस बबूती का तुम पर कोई असर नहीं होता, लेकिन सिर्फ रात में। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ दिन में क्यों आई हूँ? ये कहते ही समायरा वो भभूति उस साए के ऊपर उड़ा देती है। जैसे ही भभूति उस साए पर पड़ती है, उसकी पकड़ समायरा की गर्दन से छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। साया हवा में कुछ कदम पीछे हो जाता है। जमीन पर गिरते ही समायरा फुर्ती से उठती है और दौड़ते हुए अपने बाइक की तरफ बढ़ती है। अपने बाइक के पास पहुंचकर वो बाइक स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ जाती है। समायरा जंगल के ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते पर तेजी से बाइक भगा रही थी। जैसे ही वो जंगल से बाहर रोड पर पहुंचने वाली होती है, उसके पीछे से एक घूमती हुई कटार आती है और समायरा के पीठ पर घुस जाती है। उस कटार के लगते ही समायरा दर्द से कराह उठती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। समायरा की बाइक एक पेड़ से टकरा जाती है और वो हवा में उछलकर पुराने रोड पर आ रही एक कार के सामने गिर जाती है। किसी को कार के सामने गिरते देख कार का ड्राइवर फौरन ब्रेक लगा देता है और समायरा कार के नीचे आने से बच जाती है। वो कार अर्नव की थी, जिसे अमन चला रहा था। समायरा को अपनी गाड़ी के सामने देखकर
अर्नव के साथ साथ गोपाल और अमन भी सकते में आ जाते हैं। क्या होगा जब अर्नव और समायरा का सामना होगा? क्या अर्नव समायरा की जान बचा पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।